नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक बिल्कुल नई सीरीज़। हम आपके लिए 1000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जीके कवर कराएंगे। साथ साथ हर क्वेश्चंस किस एग्जाम में कब पूछा गया है ये भी मेंशन किया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं। सीरीज़ को हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो जनता पार्टी दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थ थीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ इनमें से यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री, और यह यदि लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना त्यागपत्र दिया था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो मनमोहन सिंह जी भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य एच.डी. देवगौड़ा जी थे। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह जी ने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री रह सकता माफ करिएगा मंत्री पद पर रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में लगभग 6 महीने की अवधि तक मंत्री पद पर रह सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राज्यसभा संसद का अनन्य भाग नहीं है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में अधिकतम संसद की 2 बार बैठक होना आवश्यक है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो उसका समाधान संयुक्त सत्र करता है। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण क्या हो सकता है? तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले तो वह नागरिकता खो सकता है। दूसरे राज्य का मतलब है दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले ले, माफ करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले ले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिकता के साथ में भारतीय नागरिक के साथ में भेदभाव से संबंधित है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? किस में प्रयोग हुआ है? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया है।
नीति निर्देश सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान मिलता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? तो 1949 में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में भाग 2 में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर जी पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री थे। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत के विलय में कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय से संबंधित है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो केरल को पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई थी? तो 1956 में 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो पौंडीचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो राज्य की सहमति से आवश्यकता नहीं होती है, केंद्र के द्वारा इसको बदल सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यकता होती है। माफ करिएगा, राज्य की सहमति से ही सीमाएं बदलती हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन करना प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को संशोधित किया गया था, सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो 4 भाग में यह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है, भाग 4 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो भाग 4A में 51A में जो है मूल कर्तव्य शामिल है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य क्या हैं? तो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में।
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा यह सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। कौन विषयगत समिति है? तो कृषि समिति, पर्यावरण और वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, ये विषयगत समितियां हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सार्वजनिक लोकसभा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा स्थापना की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अंतर्गत किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेक्षण, परमादेश और अधिकार प्रक्षा, इन याचिकाओं को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय ने यह व्याख्या की थी कि बंद असंवैधानिक है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की कितनी आयु तक पद पर बने रहने की योग्यता होती है? तो 62 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं। भारत में चलित न्यायालय का इसका मानस पुंज है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह पहल शुरू हुई थी, चलित न्यायालय, मोबाइल कोर्ट। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो यह सरोजनी नायडू जी का कथन है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सदस्य थी। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो सिर्फ सप्ताह भर के लिए लागू रहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बन सकता है? तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम आरंभिक अधिकारिता कहते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय इस विवाद को समझता है, देखता है और खत्म करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? तो वह अपने पद पर 65 वर्ष तक रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक कार्यरत रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो लगभग 2,80,000 रुपये, लगभग, है ना। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी वह परामर्श देता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो पीएन भगवती उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी।
सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन मिलता है। दोस्तों ये सीरीज़ आगे रहेगी, ये 1000 क्वेश्चन है। मैं आपके लिए एक एक करके पार्ट वाइज इन क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। तो रोज़ के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कब कब कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको डेट वाइज ईयर वाइज मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।